हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और जेई और नीट की तैयारी में आप लगे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं मल्टीनोमियल थ्योरम। यह है बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम क्योंकि इसमें जेई के क्वेश्चंस तो आते हैं, मेंस में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं और इसमें बहुत ही कम जानकारी होती है बच्चों को। तो सोचा कि चलो इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं और अच्छे से करके देखते हैं ताकि आपको ऐसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो बिंदास सॉल्व कर दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम। सबसे पहली बात यह है कि ये एक इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन ही होता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज इसमें बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हम ये एग्जांपल से समझते हैं कि इसको किया कैसे जाए। मैंने खुद से क्वेश्चन लिखा है आपके लिए। फॉर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एक्स वाई जेड फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोला गया है? फॉर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एक्स वाई जेड। आपको दिख रहा है क्वेश्चन साफ साफ, बिंदास, बढ़िया। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन जेई में भी आ चुके हैं, बिल्कुल डिट्टो, सेम टू सेम। फॉर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एक्स वाई जी फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, यानी कि किसको क्या मिला उससे फर्क नहीं पड़ता है, किसको कितना मिला उससे फर्क पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं और यहाँ पर जो एक्स वाई जी होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि 0 भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आप रफली एक आइडिया लगाओ कि इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अगर मैं x को 0 रखूँ, इसको भी 0 रखूँ और तो इसको 4 दे सकता हूँ। ये पॉसिबल है कि किसी दो को 0 मिल जाए और एक को पूरा का पूरा 4 आइडेंटिकल आइटम्स मिल जाए। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ये 0 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, तो ये 3 हो सकता है, क्योंकि टोटल हमारे पास वी हैव 4 थिंग्स ओनली, राइट? वी हैव 4 थिंग्स ओनली। तो बिल्कुल पेशेंस रखना है, अच्छे से देखना है, पूरा का पूरा नोट करो, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा, बहुत समझ में आने वाला है। अगर ये 0 लूँगा, ये 2 लूँगा तो ये भी 2 लूँगा। सिमिलरली ये 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनने वाली है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ 1 लेते हो, ये 0 लेते हो तो आप 3 ले सकते हो। ठीक है, यहाँ 1 ले सकते हो, यहाँ 1 ले सकते हो, तो यहाँ 2 ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनने वाली है। इसको आगे भी आप कंटिन्यू करोगे, एक्स वाई जी के लिए अगर आगे भी कंटिन्यू करोगे तो आपको मिल सकता है एक्स के लिए 1 तो वाई के लिए 2, इसके लिए 1, इसके लिए 1, ये 3, ये 0। ठीक है, अगर मैं x के लिए 2 रखना शुरू कर दूं, ये 0 दे दूं, ये 2 दे दूं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, या 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटीज है। ये अगर मैं 3 ले लूँ, ये 0 ले लूँ तो ये 1 हो सकता है, ये मैं 3 ले लूँ, ये 1 ले लूँ तो ये 0 हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन रही है। बढ़िया ना? हो सकता है मैं इसके लिए 4 ले लूँ तो इन दोनों को भी 0 0 जैसे करके लिख सकते हैं, दे सकते हैं। तो इसको हम लोग करेंगे कैसे? इस चीज़ को हम लोग एक सीक्वेंस में कैसे बनाया जाए, इस चीज़ का फॉर्मूला क्या होनी चाहिए, उस पर आज हम लोग बातें करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आइडेंटिकल थिंग्स है, यानी कि सबके लिए एक्स वाई जी के लिए जो सिचुएशन है ना बिल्कुल सेम है। अगर इसको 0 0 मिलता है तो इसको 4 मिल सकता है, इन दोनों को 0 मिलता है, इसको 4 मिल सकता है। तो यहाँ पे कोई बायसिंग सिस्टम नहीं है, कोई बायस नहीं है, किसी को यहाँ कुछ भी मिल सकता है। तो इसको हम लोग दिखा सकते हैं कि चलो p⁻0 अगर x को लिए, अगर हम x के लिए काम करते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है कि चलो इसको 0 मिल सकता है, राइट? इसको ऐसे दिखा सकते हैं। पॉसिबिलिटी दूसरी क्या है? 1 मिल सकता है। पॉसिबिलिटी और क्या है? ये 2 मिल सकता है, ये 3 मिल सकता है, 4 तक जा सकता है ये, राइट? ये x के लिए लिख लिया हम लोगों ने। तो यहाँ पर और का केस है, और है ना, और है ये, अगर इसको 0 मिल सकता है तो और 1 भी मिल सकता है और 2 भी मिल सकता है, इसलिए यहाँ पे प्लस आता जा रहा है, राइट? और के केस में तो प्लस ही आता है। तो उसके बाद क्या हो सकता है? इसके पास भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, एक्स एंड वाई एंड जेड। तो वाई के लिए आप क्या लिखोगे? वाई के लिए भी सेम पॉसिबिलिटी है, यहाँ कोई बायसिंग सिस्टम नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कंडीशंस नहीं है। तो आप वाई के लिए भी लिख सकते हो p⁻0 प्लस p⁻1 डॉट डॉट डॉट, ये p⁻4 तक ये भी जाएगा, राइट? सिमिलरली z के लिए भी जाएगा। ठीक है ना? सिमिलरली आप z के लिए भी तो लिखोगे p⁻0 p⁻1 और ये कहाँ तक जाएगा? p⁻4 तक जाएगा। ठीक है ना? ये सिस्टम ठीक है।
ये एक्स के लिए हो गया, वाई के लिए एंड जेड के लिए। एक्स वाई जेड की बात करो तो बीच में एंड आता है क्योंकि तीनों मिल करके एक काम को पूरा कर रहे हैं, तीनों मिल करके ही करेंगे तो एक काम होगा, ये मिल के करेंगे तो ये काम होगा, 0 1 3 मिल के ही करेंगे तो काम होगा। तो एंड लगने के कारण ये तीनों जो आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को समझो तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको यहाँ पे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ 4 यहाँ पर चाहिए, यानी कि अगर आप P0 यहाँ पर लोगे, P0 यहाँ पर लोगे तो P4 यहाँ लेना पड़ेगा। आपको इन टर्म्स के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तभी आपको मिलेगा P⁴। अगर आप यहाँ 1 लेते हो तो यहाँ 0 लेते हो तो यहाँ 3 वाला पावर आपको लेना पड़ेगा, तभी मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ P⁴, है ना। तभी आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा, पूरा होगा। तो इस तरह की चीज़ों को समझने के लिए देखिए, जब आप कर रहे हो कि तीनों टर्म सेम है तो तीनों टर्म तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे। P0 प्लस P1 डॉट 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 P4 होल पे पावर 3 हो जाएंगे ये तीनों टर्म मिल करके, है ना। तीनों टर्म मिल करके आपको मिल रहे हैं होल टू द पावर 3, ठीक है। तो ये एक जो टर्म आपको मिल रहा है ये भी तो एक जीपी का ही टर्म है, जिसमें कि 5 टर्म है, जीपी के 5 टर्म। तो आप जीपी के सम के फॉर्मूले लगा सकते हो। जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म r⁻n अपॉन r-1, ठीक है। ये पूरा जीपी का फॉर्मूला है। 3 तो नीचे ऊपर रहेगा ही 3। फर्स्ट टर्म यहाँ P⁴ है यानी कि 1 है, a इज़ 1। कॉमन रेशियो यहाँ P है, P⁵, राइट, -1 अपॉन P-1, ये लिख सकते हो आप इसको। तो इसको अगर हम लोग बाइनोमियल एक्सपैंड करेंगे तो हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। P⁵ -1 इंटू 3 और P⁻⁻1 टू द पावर -3, ठीक है ना। ये हम लोग कर सकते हैं बाइनोमियली एक्सपैंड। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मुझे इस पूरे में चाहिए कोफिशिएंट ऑफ P⁴ चाहिए इस पूरे में। तो इस पूरे में आपको निकालने के लिए पहले आपको इन तीनों के टर्म्स को लिखना पड़ेगा, है ना। कोफिशिएंट आपको चाहिए क्या, कोफिशिएंट ऑफ P⁴ इन P⁵ -1 3 एंड P-1 -3, इसमें चाहिए आपको, ठीक है ना। चलो यहाँ तक क्यूबिक टर्म है तो क्यूब आप करके पता कर सकते हो, लेकिन क्यूबिक नहीं होता, यहाँ पर बड़े बड़े नंबर होते हैं तो बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको आनी चाहिए। तो अगर हम लोग इसको बाइनोमियल एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पर P के जो पावर 5 है या 5 मिलेगा या उससे ज़्यादा मिलेगा, P⁴ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ काम का टर्म एक मिलेगा आपको 1, एक 1 यहाँ पर है जो काम का टर्म मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग 1 वाला चीज़ों को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको काम की चीज़ मिलेगी। तो इसकी जो काम की फैक्टर है वो 1 है, बाकी सारी चीज़ें हैं वो P⁵ है, जो कि हमारे लिए काम के नंबर नहीं है, तो वो काउंटिंग में नहीं आएंगे हमारे लिए। तो यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ P⁴ इन, इसको तो आप 1 ले सकते हो, P-1 टू द पावर -3 ऐसे ले सकते हो आप, ठीक है। अब देखो नेगेटिव इंडेक्स के लिए हमारे पास एक्सपेंशन फार्मूला तो है ना, नेगेटिव इंडेक्स के लिए। तो वो मैं आपको फार्मूला पहले लिख देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो कि नेगेटिव इंडेक्स का ये कहाँ से आ गया। 1 - x होल टू द पावर अगर आपको दिया जाए -n, तो इसका जो एक्सपेंशन होता है 1 से शुरू होता है। पहले आप 1 लिखोगे तो उसके बाद होता है nc1 और x पे पावर 1, फिर n+1 c2। n में और नीचे में एक एक काउंटिंग एक एक नंबर बढ़ता चला जाएगा और आपको ऊपर मिल जाएगा x पे पावर 2 और ये चलता रहेगा, ये इनफाइनाइट सीरीज तक चलता है। ये मैक्लॉरियन सीरीज से आता है ये एक्सपेंशन। आप सिर्फ बड़ा आसान याद करना, आप इसको याद कर लो, इसके बैकग्राउंड में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको सिर्फ यहाँ पे याद कर सकते हो, जो काफ़ी आसान है। पहला तो ये है कि ये 1 से शुरू होता है, दूसरा क्या है NC1 है, बाकी सब में आप एक एक यूनिट ऐड करते जाओ और जो यहाँ पे नंबर C के नीचे है वही नंबर इसके पावर में अपीयर होता है, ठीक है ना। ये आता है बेसिकली मैक्लॉरियन सीरीज से डिराइव होके आता है, लेकिन वहाँ जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये है, अब ये -3 है, इसको आप एक्सपैंड करोगे तो 1 से एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। तो P-1 लिखो, 1 - 2 लिखो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपको। तो हम लोग कर सकते हैं बड़े आराम से इसको सॉल्व। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, हमारे पास है P-, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर n। देखो n यहाँ पे नेचुरल नंबर है ना, n क्या है, नेचुरल नंबर है।
तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव एन लिखते हैं, निगेटिव एन नहीं लिखते हैं। तो आपको मिलेगा 3c1 p पे पावर 1, है ना। इसको मैं 1 माइनस पी के तरीके से भी कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 3c1 और प्लस 3 की जगह 4 करना पड़ेगा मुझे, ये 4 हो जाएगा 4c2 p पे पावर 2, राइट। और ये हो जाएगा आपके पास 5c3 p पे पावर 3 एंड 6c4 p पे पावर 4। तो ये आपको एक सीरीज मिलता चला गया, लेकिन आपको तो p टू द पावर 4 के कोफिशिएंट से ही मतलब है, यानी कि 6c4 से मतलब है आपको, ठीक है ना, 6c4 से मतलब है। बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर यहाँ तो p-1 है, वहाँ 1 - x है, दोनों अलग अलग है। ऐसा नहीं है, आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। इसको मैं कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। इसको अगर आप यहीं पे कन्वर्ट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 - p और पे पावर 3 -1। यहाँ से भी माइनस बाहर निकालोगे, राइट, यहाँ से भी माइनस बाहर निकालोगे तो प्लस बन जाएगा। आपको ये अल्टीमेटली 1 - p यानी कि इस फॉर्म में आपको मिल जाएगा। दोनों का साइन आप चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, किया जा सकता है। और क्योंकि एक्सपेंशन के लिए हमारे पास ये है तो ये आपको चाहिए, तो ये यहाँ से मिल जाएगा, -1 बाहर निकालोगे तो आपको यही मिलने वाला है, 1 - p ही आपको मिलने वाला है। दैट्स ज़्यादा कंसर्न उसमें नहीं रखना है। 6 से 4 मिल गया मुझे, तो 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो गया, तो 6 × 5 / 2, तो ये 15 आपको मिल गया। 15 तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं, 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स जो क्वेश्चन था डिस्ट्रीब्यूशन में, हम 15 तरीके से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। आप चाहो तो जो हम लोग ब्लॉक्स बना के शुरू में कर रहे थे, बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड कि 0 0 4 0 1 2 ऐसे करके भी आप करोगे तो आपको 15 तरीके मिलेंगे, राइट। तो बेसिकली मतलब था आपको ये समझाना, ये सीरीज आता कहाँ से है, कैसे आता है। एक और एग्जाम्पल मैं लूँगा, इसको नोट कर लो पहले। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि सारा पिक्चर आपका क्लियर हो जाएगा। इन हाउ मेनी वेज द सम ऑफ अपर फेसेस ऑफ 4 डिस्टिंक्ट डाइस कैन बी 6। ध्यान से बच्चों क्वेश्चन को पढ़ लो पहले। इन हाउ मेनी वेज द सम ऑफ अपर फेसेस ऑफ 4 डिस्टिंक्ट डाइस कैन बी 6, ठीक है ना। यानी कि 4 डाई हैं आपके पास, 4 फेसेस हैं, तो आप कैसे लिख सकते हो, x1 + x2 + x3 + x4 = 6, ये आप लिख सकते हो। और यहाँ जो xi है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, 0 से ज़्यादा होगा, 1 या 1 से ज़्यादा लिख सकते हैं। 0 तो होता नहीं है डाई में, तो 0 ले नहीं सकते बेसिकली। तो यहाँ पर ये 1 ले सकते हैं और ये 6 ले सकते हैं अधिक से अधिक, ठीक है ना, ये किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि एक पे 6 आएगा तो बाकियों पे 0 0 आ जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पर 6 मैंने फिर भी ले लिया है कि चलो 6 अगर एक पे आ गया है तो बाकियों में 0 0 नहीं आ सकता, हमारे पास 1 आ सकता है, राइट। मान लो ये 1 आ गया 1 आ गया 1 आ गया और ये 3 आ सकता है, ठीक है। तो लेकिन टोटल पॉसिबिलिटी तो हमारे को 6 तक दिखानी पड़ेगी। तो इसमें किया क्या जाए, पॉसिबिलिटी सबके लिए तो बराबर ही है। तो इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि x1 के लिए आप पहले पॉसिबल चीज़ें आप लिख लो कि पॉसिबल चीज़ें यहाँ पे क्या क्या हैं। 1 हो सकता है, यहाँ पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कहाँ तक जा सकता है, वो 6 तक जा सकता है ना, 6 तक जा सकता है। ये x1 की पॉसिबिलिटी हो गई है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 6 होगा तो बाकियों में क्या सॉरी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पे 6 तो आ नहीं सकता, राइट। लेकिन जब हम कोफिशिएंट काउंट करेंगे तो वहाँ पर 6 हमारा जो आपके मन में डाउट है वो दूर हो जाए। आइए देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल हम लोग पूरा अभी समझेंगे इसको। तो ये x1 के लिए पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली ये x2 के लिए भी हो जाएगा, सेम सीरीज बनेगा। x3 के लिए भी ये सेम सीरीज बनेगा और x4 के लिए भी ये सेम सीरीज बनने वाला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पावर हम लोग ना 4 लगा सकते हैं ऐसे करके, और P1 P2 P3 P6 तक हम लोग चले गए हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप P7 भी ऐड कर सकते हो चाहो तो, और ये इनफाइनाइट टर्म बना सकते हो। क्यों? क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारे को तो कोफिशिएंट ऑफ P6 ही चाहिए, राइट। हमारे क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ P6।
तो बाकी सब अपने आप ही नलीफाई हो जाएंगे, कट जाएंगे, हमें वो काउंट में नहीं आएगा, वो सब चीज़ हटने वाला है। देखते हैं कैसे। ये हमने इनफाइनाइट तक ले लिया, खुद से जोड़ जाड़ के ना इनफाइनाइट बना दिया इसको। तो एक इनफाइनाइट आपको जीपी मिल गया। इनफाइनाइट जीपी का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो दैट इज पी, ये मिल गया आपको, राइट। तो इसमें मुझे चाहिए कोफिशिएंट, इसमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ p टू द पावर 6, ठीक है ना, इसमें चाहिए। तो ये आपको मिल गया p4 और ये मिल गया 1 माइनस पी टू द पावर -4। तो इस पूरे में मुझे क्या चाहिए, इस पूरे में मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ p टू द पावर 6, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूं तो मुझे इसमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ p टू द पावर 2, p टू द पावर 4 तो बाहर है, मुझे टोटल में 6 चाहिए। इसको मैं हटा दूं तो कोफिशिएंट ऑफ p टू द पावर 2 ही तो चाहिए ना इसमें। तो मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 + 4 c1 p पे पावर 1 5 c2 p पे पावर 2, ठीक है। बाकी बहुत सारे टर्म यहाँ आने वाले हैं, लेकिन मेरे को उस टर्म से मतलब ही नहीं है, हम लोग उसको काउंट में नहीं लेने वाले। तो आपको मिल गया यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ p टू द पावर 2 यानी कि 5c2, आपको मिल गया 5c2। तो क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, सो 5 × 4 डिवाइड बाई 2, तो आपको ये मिल गया टोटल 10। यानी कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपको जो दिया गया है उसको बोला गया हाउ मेनी वेज, यानी कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन बोल रहा था, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको मिल रहा है 10 यानी कि 5c2, ठीक है बच्चों। इसको नोट करो। एक केस और हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि पूरी क्लैरिटी हो जाए, आपके मल्टीनोमियल थ्योरम में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हेलो बच्चे, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम में, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, आपको मजा आ जाए। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी जेईई में को आ चुका है ये क्वेश्चन। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 persons A, B, C having respectively 6, 7 and 8 1 rupee coin डोनेट 10 रुपीज़ कलेक्टिवली। मतलब ए बी के पास 6, 7 और 8 नंबर ऑफ कॉइन्स है, 1 रुपी कॉइन है, टोटल इनको मिल करके 10 रुपये जमा करने हैं। तो हाउ मेनी डिफरेंट वेज, यानी कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कितने निकल सकते हैं, कितने नॉन जीरो इंटेग्रल सॉल्यूशन निकाल सकते हो आप इसके, ये क्वेश्चन है बेसिकली, राइट। और आपके सामने ए बी सी, तो क्वेश्चन ये है कि a + b + c मिल करके आपको 10 रुपीज़ तक पहुंचाने हैं। और इसमें जो a के लिए लिमिटेशन है वो कितने हैं, 0 से लेकर के 6 तक है a के लिए, और क्या है 0 से लेकर के 7 तक है b के लिए, और क्या है c के लिए क्या है 8, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। सी के लिए ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा मल्टीनोमियल थ्योरम के बारे में सोचनी पड़ेगी। तो ये कंडीशंस आपको यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर पॉसिबल वेज के बारे में बातें करेंगे। तो ए के लिए हम लोग बात करेंगे तो कितना निकलेगा, p पे पावर 0, p पे पावर 1 से लेकर के p पे पावर 6 तक लिखेंगे ऐसे सॉल्यूशन ए के लिए। और का केस है ये 0 भी दे सकता है और ये 1 दे सकता है, तो प्लस 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 होता ही है। इनटू करेंगे, फिर b के लिए काम करेंगे तो b के लिए 7 तक जाएगा, यानी कि p0 से लेकर के आपको ये लिखना पड़ेगा p7 तक, और फिर आपको c के लिए भी लिखना पड़ेगा p0 से लेकर के कहाँ तक, p8 तक। ऐसे आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ p टू द पावर 10, यानी कि यहाँ से 0 लोगे, यहाँ से 0 लोगे तो यहाँ से 10 लेना पड़ेगा, जो नहीं है यहाँ से 0 लोगे, यहाँ से 2 लोगे, यहाँ से 8 लोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो उस तरीके से किया जा सकता है। तो ये आपको जीपी का ही तो टर्म मिल रहा है ना, जीपी का टर्म मिल रहा है, इसको थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं। और तो ये आपको मिल जाएगा, जीपी का फार्मूला आप जो है वो आप अप्लाई कर लो। तो 1 माइनस पी टू द पावर 7 अपॉन 1 माइनस पी, ये मिल जाएगा आपको। टोटल 7 टर्म है ना इसमें 8 टर्म है, तो आप लिखोगे 1 माइनस पी टू द पावर 8 अपॉन 1 माइनस पी, और यहाँ मिल जाएगा 1 माइनस पी टू द पावर 9 अपॉन 1 माइनस पी, ठीक है, यही मिलेगा आपको।
यानी कि आपको मिल रहा है 1 माइनस पी टू द पावर 7, 1 माइनस पी टू द पावर 8, 1 माइनस पी टू द पावर 9, और ये 3 टर्म आपके नीचे में भी हैं, तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस पी टू द पावर -3। ठीक है, तो इस पूरे में आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ p टू द पावर 10। तो ये 1 माइनस P7 है, 1 माइनस P8 है, 1 माइनस P9 है। इसको थोड़ा आप एक्सपैंड कर सकते हो, 1 माइनस पी टू द पावर -3। इसको एक्सपैंड करके देखते हैं हमें क्या मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर लेंगे। तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस 3C1 p पे पावर 1, यही होता है। और ये चलता है तो एक्सपैंड होके ये इनफाइनाइट तक चलता है। यहाँ पे आप लिख लोगे 4C2 p पे पावर 2, ये चलता रहेगा, ये इनफाइनाइट तक चलेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे पावर P7 है, यहाँ पे पावर P8 है, यहाँ पे पावर P9 है। तो यहाँ से अगर आप 1 लेते हो तो यहाँ से आपको P10 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और इनको आप आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, है ना, इनको तो किया जा सकता है मल्टीप्लाई आपस में। तो इसमें से हम लोग इसको हम लोग और सिंपल बना लेंगे चीज़ों को। हाँ बच्चे, तो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, मल्टीनोमियल थ्योरम जेई मेंस एंड एडवांस। आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपके सामने दिया गया, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 पर्सन्स ए बी सी हैविंग रेस्पेक्टिवली 6, 7 एंड 8 1 रुपी कॉइन डोनेट 10 रुपीज़ कलेक्टिवली। ये 10 रुपी इनको बनाने हैं, और ए के पास नंबर ऑफ कॉइन है 6, बी के पास नंबर ऑफ कॉइन है 7 और सी के पास है 8 1 रुपी कॉइन, राइट। इनको कितना बनाना है, 10 बनाना है टोटल कलेक्टिवली एक साथ। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप लिखोगे a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10। 10 इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स टू बी नीडेड। और a के लिए कंडीशन यहाँ पे गिवन है, 0 नहीं हो सकता है, ये कंडीशन 6 के लिए है ना, a 0 से 6 है। और दूसरा कंडीशन है b के लिए, दैट इज 7, और तीसरा कंडीशन है c के लिए, दैट मीन्स 8। 6, 7 और 8 ये कंडीशंस आपको दिए गए हैं, राइट। तो जब हम लोग a के लिए लिखेंगे तो ये इस कंडीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। आप क्या लिखोगे, p टू द पावर 0, p टू द पावर 1 से लेकर के p टू द पावर 6 तक, राइट। ये और का केस है, या तो वो 0 रुपीज़ देगा, या नहीं तो 1 रुपीज़ देगा, या नहीं तो 2 रुपीज़ देगा, एंड सो ऑन। सिमिलरली b के लिए भी आप लिखोगे 0 से 7 तक के लिए, तो पहली जो पॉसिबिलिटी है वो 0 रुपीज़ दे सकता है, या नहीं तो 1 दे सकता है। तो कहाँ तक देगा ये p टू द पावर 7 तक देगा। सिमिलरली c के लिए आप लिखोगे तो p टू द पावर 0, p टू द पावर 1 से लेकर के p टू द पावर 8 तक टर्म्स आपको मिलेंगे। यहाँ जो आपको ये GP मिल रहा है, इस GP के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लिख लोगे, तो 1 माइनस P7 अपॉन 1 माइनस P, 1 माइनस P8 अपॉन 1 माइनस P, सिंपल GP का फॉर्मूला लगा है, सम ऑफ GP, और 1 माइनस P टू द पावर 9 अपॉन 1 माइनस P। इसमें हमारे को क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ P टू द पावर 10 चाहिए। क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ P टू द पावर 10 चाहिए आपको, ठीक है ना। तो इसमें से हमारे को काम करना पड़ेगा। तो ये मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस P टू द पावर 7, 1 माइनस P टू द पावर 8, 1 माइनस P टू द पावर 9 इंटू, इस टर्म को आप एक साथ लिख लो। अब 1 माइनस 2 टू द पावर -3 है, 1 माइनस P टू द पावर -3, इस टर्म को आप लिखोगे तो यहाँ पर आपको जो मिल रहा है ये 9 है, ये 9 वाला टर्म है आपके पास, ठीक है। तो इस पूरे टर्म में मेरे को कंबाइन क्या चाहिए, P टू द पावर 10 ही चाहिए। तो इसको थोड़ा मैं और एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाएं, राइट। यहाँ पे नंबर 3 है, तो 1 प्लस 3C1P, ठीक है, 3C1P1, 4C2P2, 5C3P3 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक चलता है ना।
ये इनफाइनाइट तक चलता है। अब हम इसके बारे में चिंता करेंगे, हमारे को चाहिए p टू द पावर 10। अब इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म तो बहुत सारे मिलेंगे, p टू द पावर 17 भी मिलेगा, p टू द पावर 15 भी मिलेगा, लेकिन वो सब आप हम लोग के काम का नहीं है, हम लोग काउंट नहीं करेंगे। हमारे को ये भी जो टर्म मिलेगा ये हमारे टर्म्स काम के हैं, ये जो टर्म हमको मिलेंगे मल्टीप्लाई करने पे ये काम के हैं, बाकियों को आप काउंट मत करो, बाकियों को आप लिखो ही नहीं, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। और तो इसकी जगह मैं ये टर्म यहाँ लिख रहा हूँ, है ना। टर्म तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा चालाकी दिखानी पड़ेगी, आपको इस टर्म से मतलब होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसकी जगह आप एक काम करो, आप इसकी जगह यही टर्म लिखो इधर, इसके बिल्कुल सामने में 1 माइनस पी टू द पावर 7 माइनस पी टू द पावर 8 माइनस पी टू द पावर 9 मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म है, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ p टू द पावर 10, वो आपको मिलने ही वाला है। तो 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे टर्म्स को समझना जरूरी है। 3 और 1 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, और जो यहाँ पर नंबर होता है c के नीचे वही p के ऊपर होता है बच्चों। यहाँ अगर 10 होगा तो यहाँ भी 10 होगा, और यहाँ से 2 ज़्यादा करके यहाँ लिखोगे आप। तो अगर आप 1 की बात करो तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, ताकि p टू द पावर 10 मिले, आपको मिल जाएगा 12c10 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। माइनस p टू द पावर 7 है, इसको आप p टू द पावर 3 वाले से मल्टीप्लाई करोगे, 7 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा -5c3। 8 वाले को 2 से करोगे तो -4c2। 9 वाले को 1 से करोगे तो -3c1। ये आपको मिल गया रिक्वायर्ड थिंग्स, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी यूज़फुल है जेईई मेंस एडवांस के लिए। ऐसी ऐसी चीज़ें मैं और भी आने वाले दिनों में अपलोड करने वाला हूँ। सो लाइक कमेंट सब्सक्राइब रुकनी नहीं चाहिए बच्चों, बेल बटन के साथ सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जेईई 2024 के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।